एक इंसान के शरीर में ना आकाशगंगा के तारों से भी ज्यादा आत्मनिर्भर और धड़कते हुए शहर मौजूद है। बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड को नंगी आंखों से देखा तक नहीं जा सकता। हाँ, मतलब आमतौर पर तो इंसान के शरीर को बस एक सिंगल ठोस मशीन मान लिया जाता है ना, जहाँ हाथ, पैर, दिल और दिमाग बस एक ही सांचे में ढले हुए पुर्जे हैं। सही बात है। लेकिन अगर त्वचा के पार एकदम सूक्ष्म स्तर पर जूम इन किया जाए तो ये ठोस मशीन वाली जो छवि है ना, वो पूरी तरह से टूट जाती है। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा यानी डीप डाइव की शुरुआत होती है। हाँ, और जीव विज्ञान का सबसे बड़ा जो पैराडाइम शिफ्ट है वो यहीं सामने आता है। मतलब ये सोचना बहुत आरामदायक है कि हर इंसान एक अकेली इकाई है। बिल्कुल। लेकिन असल में कोई भी जीव केवल एक ढांचा नहीं है, वो खरबों अलग अलग जीवित और गतिशील सूक्ष्म इकाइयों का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है। हम्म, और आज की इस डीप डाइव में हम उन्हीं खरबों सूक्ष्म मशीनों की बात कर रहे हैं। हमारे पास ऐतिहासिक वैज्ञानिक खोजों, प्रयोगों और सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान के नोट्स का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक है। जो कि बहुत ही रोमांचक है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन इस बात की तह तक जाना है कि कैसे जीवन की ये सबसे मौलिक इकाई, जिसे हम कोशिका या सेल कहते हैं, काम कैसे करती है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब कोशिका के काम करने के बुनियादी तरीके को समझा जाता है तो असल में जीवन के ही बुनियादी नियमों को डिकोड किया जा रहा होता है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत उस पल से करते हैं जब विज्ञान ने पहली बार जीवन की इस सबसे छोटी ईंट को पहचाना था। साल 1665 की बात है ये। हाँ, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कॉर्क यानी जो पेड़ की छाल होती है उसका एक बहुत ही पतला टुकड़ा लिया। और उसे अपने खुद के बनाए हुए एक साधारण से सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा। सही कहा। और उन्हें उस कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी। बिल्कुल। जिन्हें उन्होंने लैटिन शब्द सेल नाम दिया, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। हाँ, और देखिए, ये महज एक नामकरण नहीं था। हाँ, ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो कैसे? मतलब 1665 से पहले ना जीवन और बीमारियों को रहस्यमयी ताकतों या हवाओं का असर माना जाता था, या फिर शरीर के तरल पदार्थों का असंतुलन। ओह, मतलब कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट हुक की खोज ने पहली बार यह साबित किया कि सजीव चीजें भी भौतिक और यांत्रिक रूप से छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी होती हैं। वाओ! ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव था। जीवन अब कोई जादुई चीज नहीं रही थी, बल्कि वो एक स्पष्ट संरचना बन गया था। और इसके बाद तो जैसे माइक्रोस्कोपिक दुनिया के दरवाजे ही खुल गए। हाँ, एकदम। मतलब नोट्स बताते हैं कि 1674 में ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में जीवित कोशिकाओं को तैरते हुए देखा। सही बात है। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक खोजा और अंततः श्लीडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी स्थापित की। और इसे समझने के लिए वो प्याज की झिल्ली वाला क्लासिक प्रयोग सबसे बेहतरीन है। हाँ, वो प्रयोग सच में बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। अगर एक बहुत बड़े आकार के प्याज और एकदम छोटे प्याज की भीतरी झिल्ली को निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए ना, तो दोनों की कोशिका संरचना बिल्कुल एक जैसी दिखती है। एकदम सही। प्याज के आकार से उन कोशिकाओं के आकार या डिजाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वाओ! ये प्रयोग साबित करता है कि जीव चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, उसकी बुनियादी मॉड्यूलर इकाई एक ही होती है। ये वास्तुकला के एक शानदार नियम की तरह है। इसे एक लेगो ब्लॉक्स के निर्माण प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है ना? हाँ, बेहतरीन उदाहरण है। मतलब चाहे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जाए या एक विशाल आसमान छूने वाला महल, जिन बुनियादी ईंटों से वे दोनों ढांचे बनते हैं वे बिल्कुल एक जैसी ही होती हैं, बस उनका विन्यास बदल जाता है। ये लेगो वाला मॉड्यूलर दृष्टिकोण एकदम सटीक है। और इसी आधार पर जीवों में श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर को समझा जा सकता है। अच्छा, श्रम विभाजन। हाँ, जैसे एक कोशिकीय जीवों में अमीबा का उदाहरण ले लीजिए। उसमें वो एक अकेली कोशिका ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। वो खुद ही पाचन, श्वसन और प्रजनन संभालती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में जैसे इंसानों में खरबों कोशिकाओं के बीच काम बटा होता है। कुछ कोशिकाएं खून पंप करती हैं तो कुछ संदेश भेजती हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
अगर एक जीव के शरीर में काम बटा हुआ है तो एक तार्किक सवाल ये उठता है कि क्या उस एक अकेली सूक्ष्म कोशिका के अंदर भी कोई श्रम विभाजन होता है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब क्या उस छोटी सी ईंट के अंदर भी अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, कोशिका पानी से भरा कोई खाली गुब्बारा नहीं है। अच्छा। इसके अंदर बहुत सारे विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, और हर एक का अपना विशेष कार्य होता है। तो अगर कोशिका को एक जटिल शहर मान लिया जाए, तो किसी भी शहर को सुचारू रूप से चलने के लिए सबसे पहले एक स्पष्ट सीमा रेखा की आवश्यकता होती है। एकदम सही। और नोट्स के अनुसार कोशिका के इस बाहरी आवरण को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अक्सर लोग इसे महज एक दीवार मान लेते हैं, लेकिन पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये किसी दीवार से कहीं ज्यादा एक उन्नत रासायनिक छटाई केंद्र की तरह काम करती है। छटाई केंद्र एक बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है। विज्ञान की भाषा में इसे वर्णात्मक पारगम्यता झिल्ली कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ, ये तय करती है कि कौन से अणु अंदर आएंगे और कौन से बाहर जाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें विसरण यानी कि डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा इस झिल्ली को पार करती हैं। और विसरण का नियम पूरी तरह से ऊष्मागतिकी और अणुओं के प्राकृतिक टकराव पर निर्भर है ना? बिल्कुल। मतलब पदार्थ हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। हाँ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कचरा बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, तो अंदर के अणु आपस में टकराकर बाहर की तरफ धकेल दिए जाते हैं, जहां जगह खाली है। एकदम सही। ये सब बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के बस प्राकृतिक बहाव से होता है। पर यही नियम जब तरल पदार्थों पर लागू होता है, विशेषकर पानी पर, तो उसे परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, ऑस्मोसिस। हाँ, ये भी एक प्रकार का विसरण ही है, जहां पानी के अणु झिल्ली के पार वहां जाते हैं जहां उनकी कमी होती है। इसे उस किशमिश वाले प्रयोग से बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। हाँ, वो सबसे क्लासिक उदाहरण है। अगर एक सूखी किशमिश को सादे पानी में डाल दिया जाए, तो पानी के अणु बाहर ज्यादा होने के कारण किशमिश के अंदर चले जाते हैं और वो खूल जाती है। बिल्कुल। इसे अल्प परासरण दाबी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सही कहा। लेकिन अगर उसी फूली हुई किशमिश को बहुत गाढ़े नमक के पानी में डाल दिया जाए, तो पानी का बहाव उल्टा हो जाता है। हाँ, क्योंकि बाहर सांद्रता कम हो गई है। किशमिश का पानी बाहर आ जाता है और वो सिकुड़ जाती है। इसे अति परासरण दाबी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और ये ऑस्मोसिस कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, ये जीवित कोशिकाओं के लिए जीवन मरण का सवाल है। तो इसे ऐसे भी देख सकते हैं जैसे ये प्लाज्मा झिल्ली एक वीआईपी क्लब के बहुत ही सख्त बाउंसर की तरह काम कर रही हो। हाँ बिल्कुल, जो केवल चुनिंदा मेहमानों को ही अंदर आने देता है। लेकिन चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बताइए। अगर ये बाउंसर इतना ही सख्त है और पानी को अंदर आने देता है, तो जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो फूलकर फट क्यों नहीं जाती? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। जानवरों की कोशिकाएं तो अक्सर ऐसा होने पर फट जाती हैं। पौधों के मामले में क्या होता है? यहीं पर प्रकृति की एक शानदार इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। अच्छा। देखिए, पौधों, कवकों और बैक्टीरिया को बारिश या बाढ़ जैसे बहुत कठोर बाहरी वातावरण का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो हमारी तरह घर के अंदर तो भाग नहीं सकते। बिल्कुल। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उनके पास एक अतिरिक्त कठोर परत होती है जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ओह, सेल वॉल। हाँ, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये भित्ति एक तरह की ढांचागत कवच का काम करती है। एकदम सही। जब पौधे की कोशिका में पानी भरता है तो वो फूलकर इस भित्ति पर दबाव डालती है, लेकिन ये कठोर कोशिका भित्ति भी वापस कोशिका पर उतना ही दबाव डालती है। वाह! दोनों तरफ के इस दबाव के कारण कोशिका फटने से बच जाती है। और इसके विपरीत स्थिति भी उतनी ही दिलचस्प होगी फिर तो। हाँ, जब पौधे की कोशिका से पानी बाहर निकलता है तो अंदर का पूरा हिस्सा सिकुड़कर झिल्ली सहित एक कोने में आ जाता है। लेकिन बाहरी भित्ति अपनी जगह मजबूती से खड़ी रहती है। इस सिकुड़ने की घटना को जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अच्छा, तो यही कारण है कि सूखे में पौधा मुरझा तो जाता है, लेकिन उसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह नष्ट नहीं होता। बिल्कुल सही। ये तो हुई सरहद और सुरक्षा के बाद, लेकिन एक छटाई केंद्र या सुरक्षा प्रणाली को ये कौन बताता है कि उसे क्या करना है? कोई तो कंट्रोल रूम होगा। हाँ, इस पूरे शहर को चलाने के नियम कहाँ लिखे हैं? ये सवाल हमें कोशिका के मुख्यालय यानी केंद्रक या न्यूक्लियस तक ले जाता है।
केंद्रक असल में कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। ये एक दोहरी परत वाली झिल्ली से सुरक्षित होता है। जब एक साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो ये कोशिका के बीच में एक गहरे रंग के गोल धब्बे की तरह दिखता है। लेकिन इसके अंदर का रहस्य बहुत गहरा है। बहुत ज्यादा गहरा। स्रोतों के अनुसार इस सुरक्षित तिजोरी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ। और इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल। और डीएनए कोई साधारण रसायन नहीं है। इसे जैविक सॉफ्टवेयर का एक अत्यंत जटिल कोड माना जा सकता है। हाँ, ये एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। एक ऐसी प्राचीन रेसिपी बुक जिसे बहुत संभाल कर केंद्रक की इस दोहरी झिल्ली वाली तिजोरी में रखा गया है। एकदम सही एनालॉजी है ये। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि डीएनए केवल ये तय नहीं करता कि अगली पीढ़ी कैसी देखेगी। अच्छा। बल्कि ये कोशिका के निर्माण और उसके हर काम को निर्देशित करने वाला सॉफ्टवेयर है। कोशिका को कब प्रोटीन बनाना है, कब ऊर्जा का उत्पादन करना है और कब विभाजित होना है, ये सारा डेटा इसी डीएनए में एनकोड होता है। वाओ। और डीएनए के इन्हीं सक्रिय हिस्सों को हम जीन कहते हैं। तो क्या हर जीव की हर कोशिका का डेटा इतनी ही सुरक्षा में रखा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि नोट्स बताते हैं कि विकास के आधार पर कोशिकाएं दो तरह की होती हैं। हाँ। एक वो है जिनमें ये मास्टर ब्लूप्रिंट एक स्पष्ट दोहरी झिल्ली वाले केंद्रक के अंदर तिजोरी में बंद होता है, जिन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। बिल्कुल। इंसान और पौधों की कोशिकाएं इसी श्रेणी में आती हैं। और दूसरी तरफ बैक्टीरिया जैसे जीव है जिन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इनमें कोई तिजोरी या स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। इनका अनुवांशिक पदार्थ कोशिका के तरल पदार्थ में ऐसे ही खुला पड़ा रहता है। ओह, मतलब बिना किसी तिजोरी के। हाँ, इसे एक बिना एन्क्रिप्शन वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह देखा जा सकता है। उनका ढांचा सरल है लेकिन वे बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। अब यहाँ एक और तार्किक सवाल सामने आता है। चूंकि केंद्रक और डीएनए केवल निर्देश दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर खुद अपने आप भौतिक चीजें तो नहीं बना सकता ना? बिल्कुल नहीं। तो इस ब्लूप्रिंट को पढ़कर असल में प्रोटीन और रसायन बनाने का काम कर कौन रहा है? ये सारा काम कोशिका के तरल पदार्थ में मौजूद कारखानों में होता है, जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा। और इन कारखानों में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो अंतर्द्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, जो नलिकाओं और झिल्लियों का एक बेहद जटिल और फैलावा जाल है। हाँ, और इस जालिका के दो अलग अलग हिस्से होते हैं और दोनों का काम एकदम अलग है। जैसे कि खुरदरी जालिका यानी रफ ईआर। बिल्कुल। जिस पर छोटे छोटे राइबोसोम चिपके होते हैं, और ये राइबोसोम असल में प्रोटीन बनाने की मशीनें हैं। और दूसरी है चिकनी जालिका यानी स्मूथ ईआर, जो वसा या लिपिड बनाती है। और यहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यह चिकनी जालिका कशेरुकी जीवों यानी वर्टिब्रेट्स के लिवर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। कौन सा काम? विष हरण का यानी डिटॉक्सिफिकेशन। ये हानिकारक रसायनों और दवाओं के असर को बेअसर कर देती है। वाओ, ये तो बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल। अब जब ईआर में प्रोटीन और वसा बन जाते हैं तो उन्हें पैक करके सही जगह पहुंचाना भी तो जरूरी है। और यहीं पर गोल्जी उपकरण की भूमिका शुरू होती है। हाँ, गोल्जी अपराइटस। ये झिल्लियों का एक समूह है जो एक के ऊपर एक सजी रहती हैं। इसका काम ईआर में बने कच्चे माल को लेना, उसमें जरूरी रासायनिक बदलाव करना, उसे छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करना और फिर डिलीवर करना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोल्जी उपकरण का नाम वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी के नाम पर रखा गया है। हाँ। और उनकी कहानी अपने आप में विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही शानदार पन्ना है। बिल्कुल है। मतलब उन्होंने कोई बहुत हाईटेक और आधुनिक प्रयोगशाला का इस्तेमाल नहीं किया था जी। वे एक अस्पताल में मुख्य चिकित्सक थे और उन्होंने अस्पताल की एक छोटी सी रसोई को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया था। और उसी रसोई में उन्होंने एक ऐसी तकनीक खोजी जिसने तंत्रिका विज्ञान की दुनिया ही बदल दी, जिसे ब्लैक रिएक्शन कहा जाता है। सही कहा। उस समय तक सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोशिकाएं एक पारदर्शी जेली की तरह दिखती थी। उनके अंदर का ढांचा समझ पाना लगभग असंभव था। तो उन्होंने क्या किया? कैमिलो गोल्जी ने सिल्वर नाइट्रेट, जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग किया। इस रसायन ने केवल कुछ विशिष्ट कोशिकाओं को गहरे काले रंग में रंग दिया। अरे वाह! हाँ, जिससे पहली बार कोशिका के अंदर की जटिल संरचनाएं दुनिया के सामने आईं। ये खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि इसने उन्हें नोबेल पुरस्कार तक पहुंचा दिया। ये सच में इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि विज्ञान में प्रयोग और अवलोकन का तरीका संसाधनों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है। खैर,
गोल्जी उपकरण एक और बेहद अहम संरचना का निर्माण करता है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम। स्रोतों के अनुसार ये कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है, मतलब वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। हाँ, ले किसी भी कचरे, टूटे फूटे अंगों या खतरनाक बैक्टीरिया को पचाकर साफ कर देते हैं। एकदम सही। लेकिन स्रोतों में एक तथ्य है जो थोड़ा भ्रमित करने वाला लगता है। क्या? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? कोशिका अपने ही अंदर खुद को नष्ट करने वाले बम क्यों पाल कर रखती है? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब क्या ये विकासवाद के नजरिए से एक खामी नहीं है? ऊपरी तौर पर देखने से ये खामी लग सकती है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही उन्नत फायर ब्रेक या सुरक्षा प्रणाली है। अच्छा, हाँ, वो कैसे? इसे ऐसे समझा जा सकता है। कभी-कभी विकिरण, वायरस या उम्र के कारण कोशिका का डीएनए बुरी तरह डैमेज हो जाता है। अगर ये डैमेज कोशिका विभाजित होती रही तो ये कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का रूप ले सकती है। ओह, तो इसका मतलब है कि पूरे शरीर को बचाने के लिए उस एक खराब कोशिका को रोकना जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे वक्त में जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और कोशिका को लगता है कि उसकी मशीनरी पूरे जीव के लिए खतरा बन सकती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं। वाओ! उनके ताकतवर एंजाइम बाहर निकलकर अपनी ही कोशिका को पचा डालते हैं। ये पूरे शरीर को बचाने के लिए एक अकेली कोशिका का पूर्व निर्धारित आत्मविनाश है। एक ऐसी व्यवस्था जो सिस्टम की भलाई के लिए खुद को समाप्त कर लेती है। वाकई अद्भुत है। हाँ, बहुत ही कमाल की प्रणाली है। लेकिन इन सारे कामकाज जैसे प्रोटीन बनाने, कचरा साफ करने, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने, इन सब के लिए तो भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती होगी ना? ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये ऊर्जा कोशिका के पावर हाउस से आती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा। जीवन के लिए जरूरी सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा पैदा करता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल। एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। शरीर का हर काम इसी एटीपी को खर्च करके होता है। और पौधों के मामले में ऊर्जा और भोजन बनाने का एक अलग तंत्र भी होता है, जिसमें प्लास्टिड्स की भूमिका होती है। हाँ, जो केवल पौधों में पाए जाते हैं। जैसे हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूरज की रोशनी को सीधे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। सही कहा। या फिर ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च और तेल का भंडारण करते हैं। इसके अलावा पौधों में बड़ी रसधानियां यानी वैक्यूल्स भी होती हैं। हाँ, जो बहुत ज्यादा तरल पदार्थों को स्टोर करती हैं। और शायद यही कोशिका के अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक दबाव बनाए रखती हैं। इसी दबाव या कठोरता यानी टर्जिडिटी के कारण ही तो पौधे बिना हड्डियों के भी सीधे खड़े रह पाते हैं। बिल्कुल। ये रसधानियां पौधों की कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती हैं, जो उनके खड़े रहने के लिए बहुत आवश्यक है। ये पौधों का अपना अनूठा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा? हाँ, जब हम स्रोतों में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के नोट्स को गहराई से देखते हैं, तो एक ऐसा तथ्य सामने आता है जो बेहद चौंकाने वाला है। कौन सा तथ्य? इन दोनों अंगों के पास कोशिका के मुख्य डीएनए से अलग अपना खुद का निजी डीएनए और अपने खुद के राइबोसोम होते हैं। हाँ, ये सच में बहुत अचरज की बात है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी विशाल कारखाने के अंदर एक स्वतंत्र, अपनी मर्जी से चलने वाली छोटी फैक्ट्री लगी हो। ये जीव विज्ञान के सबसे शानदार और रहस्यमयी आहा क्षणों में से एक है। वाओ! इसे एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत के जरिए समझाया जाता है। विकासवादी जीव विज्ञानियों का मानना है कि करोड़ों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स असल में स्वतंत्र, आजाद घूमने वाले बैक्टीरिया थे। वेट, रियली? मतलब ये कभी हमारे शरीर का हिस्सा थे ही नहीं? बिल्कुल नहीं। इतिहास के किसी मोड़ पर एक बड़ी कोशिका ने इन छोटे बैक्टीरिया को निगल लिया। ओह! लेकिन उन्हें पचाने की बजाय एक साझेदारी बन गई। छोटे बैक्टीरिया को सुरक्षा मिल गई और बड़ी कोशिका को ऊर्जा बनाने की एक बेहतरीन मशीन। और करोड़ों सालों में ये साझेदारी इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। एकदम सही। लेकिन आज भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का प्राचीन डीएनए मौजूद है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक विलय है जिसने पृथ्वी पर जटिल जीवन को संभव बनाया। ये सोचना स्तब्ध कर देता है कि हर इंसान के शरीर की हर कोशिका में अरबों साल पुराने विदेशी बैक्टीरिया आज भी ऊर्जा बना रहे हैं। हाँ, ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा जादू है।
खैर, ये पूरा ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जीवन के अस्तित्व के लिए पुरानी कोशिकाओं का मरना और नई का जन्म लेना आवश्यक है। बिल्कुल। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक सिद्धांत दिया था कि सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। और ये सब कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के जरिए होता है। हाँ, कोशिका विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। इस प्रक्रिया में एक मातृ कोशिका अपने डीएनए की सटीक कॉपी बनाती है और फिर बीच में से विभाजित होकर दो बिल्कुल एक जैसी संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स बनाती हैं। और इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। हाँ, मतलब अगर मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, तो नई कोशिकाओं में भी 46 ही होंगे। एकदम सही। ये विभाजन शरीर की वृद्धि करने या टूटे-फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए होता है। मान लीजिए कि किसी इंसान की उंगली कट जाती है, तो उस घाव को भरने के लिए वहां समसूत्री विभाजन ही काम आएगा। लेकिन जब बात नए जीवन के निर्माण यानी प्रजनन की आती है, हाँ, तो एक अलग रणनीति की आवश्यकता होती है। हाँ, इसे अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस कहते हैं। इस विभाजन में मातृ कोशिका लगातार 2 बार बढ़ती है और अंततः 4 नई कोशिकाएं बनाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक तार्किक प्रश्न उठता है। अर्धसूत्री विभाजन में नई कोशिकाओं के पास गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों रह जाती है? कोशिका अपनी ही आधी जानकारी जानबूझकर क्यों खोना चाहेगी? ये डेटा खोना नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को आनुवंशिक पतन से बचाने की एक अनिवार्यता है। वो कैसे? देखिए, प्रजनन में एक नया जीवन बनाने के लिए 2 कोशिकाओं यानी युग्मकों, गैमीट्स का मिलन होता है, एक पिता की ओर से और एक माता की ओर से। हाँ। अगर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं की जाती, तो पिता के 46 और माता के 46 गुणसूत्र मिलकर बच्चे में 92 गुणसूत्र बन जाते। बिल्कुल। और अगली पीढ़ी में ये 184 हो जाता और फिर 368। कुछ ही पीढ़ियों में गुणसूत्रों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि जीवन का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों को आधा यानी 23 कर देता है। अच्छा, ताकि जब 23 गुणसूत्र वाला एक युग्मक दूसरे 23 गुणसूत्र वाले युग्मक से मिले, तो अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों का वही जादुई आंकड़ा 46 वापस बन जाए। यह प्रकृति का एक बेहद सुरुचिपूर्ण संतुलन है। तो आज की इस गहन चर्चा का समापन करते हुए अगर इसे संक्षेप में देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कोशिका की जटिलता और इसके श्रम विभाजन की व्यवस्था सच में अद्भुत है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक जैविक ईंट नहीं है, बल्कि एक बेहद व्यवस्थित और बुद्धिमान ब्रह्मांड है। हाँ, जिसके पास सीमाओं को नियंत्रित करने वाला छंटाई केंद्र है, निर्देशों से भरा सॉफ्टवेयर है, ऊर्जा पैदा करने वाले प्राचीन बैक्टीरिया हैं और गणितीय सटीकता के साथ अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की क्षमता भी। सच कहूं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका तालमेल इंसानी समाज के किसी भी मॉडल से कहीं अधिक जटिल है। सही बात है। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक बहुत ही उत्तेजक विचार है जो सीधे स्रोतों से लिया गया है। इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कोशिका झिल्ली कितनी महत्वपूर्ण है। बाहरी अराजकता और आंतरिक व्यवस्था के बीच वही लकीर खींचती है। हाँ, लेकिन स्रोतों में वायरस का एक दिलचस्प जिक्र है। वायरस में कोई झिल्ली नहीं होती और वे तब तक जीवित नहीं कहलाते जब तक वे हमारी किसी जीवित कोशिका की मशीनरी पर कब्जा न कर लें। हवा में या किसी मेज पर पड़ा हुआ वायरस महज रसायनों का एक निर्जीव पैकेट है। और यही बात जीव विज्ञान में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई जीवन के बारे में सोचे, तो खुद से ये पूछना दिलचस्प होगा, क्या जीवन और निर्जीव के बीच की असली सीमा रेखा सिर्फ एक सूक्ष्म झिल्ली का होना या ना होना है? ये सच में एक गहरा दार्शनिक सवाल है। क्या जीवन का पूरा अस्तित्व बस उस एक परत पर टिका है? इसी गहरे विचार के साथ इस डीप डाइव को यहीं विराम दिया जाता है। इस सूक्ष्म ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज हमेशा जारी रहेगी।